नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। यूपी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर एफआईआर का मामला अब सियासी मुद्दा बनता जा रहा है। कार्रवाई को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं, वार पलटवार हो रहे हैं। कांग्रेस जहां इसे योगी सरकार की बौखलाहट बता रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि कानून से बड़ा कोई नहीं। पूरे प्रकरण में सीएम भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा, अगर मुझ पर कार्रवाई हुई तो अमरोहा में बीजेपी के मंत्री भी 5 दिन से डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देखिए एक रिपोर्ट, फिर उस मुद्दे पर करेंगे चर्चा। एफआईआर मुझ पर ही क्यों? तो निर्वाचन आयोग को अपनी भूमिका निष्पक्ष रखनी चाहिए। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ यूपी के नोएडा में एफआईआर के बाद की है। कांग्रेस के युवा विंग ने कार्रवाई को गलत बताते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का पुतला भी फूंका। तो दूसरी ओर मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्वाचन आयोग को घेरते हुए एक के बाद एक कई सवाल दागे। और यदि मुझ पर कार्रवाई की गई तो फिर अमरोहा में क्यों नहीं किया गया भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी खिलाफ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने नेता का कद लगातार कम कर रहे हैं, या दूसरे शब्दों में कहूं, योगी आदित्यनाथ से पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यही नहीं रुके। मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि आखिर बिना मिले चुनाव प्रचार कैसे होगा? अगर ऐसा है तो चुनाव आयोग को आकर बताना चाहिए कि इस प्रकार से प्रचार होगा। वो डेमो करके बता दें, फिर हम लोग वैसे ही करेंगे। लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, तो कैसे करूं? आखिर चुनाव प्रचार किस प्रकार से होगा? और यदि ऐसा है तो निर्वाचन आयोग को बताना चाहिए, फिजिकली जाके बताना चाहिए कि इस प्रकार से होगा प्रचार, वो करके बता दें, हम लोग वैसे करेंगे। दरअसल शनिवार को नोएडा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे, जहां गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने उनके खिलाफ महामारी कानून के उल्लंघन के लिए एफआईआर दर्ज की, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में भी मामला तूल पकड़ने लगा। कांग्रेस जहां इसे योगी सरकार की बौखलाहट बता रही है, तो वहीं बीजेपी नेता मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर को जायज ठहरा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का जाना तय है, इसलिए बौखला कर हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल साहब के ऊपर में एफआईआर दर्ज किया गया है। जो चुनाव आयोग का गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के तहत हमारे मुख्यमंत्री डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे। एफआईआर दर्ज हुआ है और इसमें योगी जी और मोदी जी का क्या रोल है? अब तो वहाँ चुनाव आयोग है और चुनाव आयोग को तय करना है कि चुनाव कैसे अच्छा हो। उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव के हर सियासी घटनाक्रम का असर छत्तीसगढ़ में भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री वहाँ के कांग्रेस के सीनियर ऑब्जर्वर हैं। जाहिर है आने वाले दिनों में जैसे जैसे चुनावी रंग चढ़ेंगे, राजनीति भी गर्माएगी। राजेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 रायपुर। और जब इस मुद्दे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है, तो हमारे खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राजेंद्र तिवारी कांग्रेस से। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और केदार गुप्ता जी हमारे साथ में हैं। केदार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। केदार जी, आज तो चर्चा की शुरुआत आपसे ही बनती है, क्योंकि यूपी में जाने के बाद, प्रचार करने के बाद अगर भूपेश बघेल पर एफआईआर होती है, तो सीधा सवाल यही उठता है कि जब बीजेपी के नेता करते हैं तो उन पर एफआईआर क्यों नहीं होती? यही मुद्दा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लग गई है और चुनाव आयोग ने अपनी गाइडलाइन वहां पर लिखित रूप से प्रसारित कर दी है कि वहां पर कोई रैली नहीं होगी, और अगर जनसंपर्क भी होगा तो साथ में 5 लोगों से ज्यादा नहीं होंगे। और चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है जो अपने हिसाब से देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए, देश के लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए और देश में लोकतंत्र की बहाली के लिए चुनाव को संपन्न कराती है। और अगर इतनी बड़ी संस्था कोई नियम कानून बनाती है और महामारी चल रही है, महामारी एक्ट है, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को कानून का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि संविधान से ऊपर कोई नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। आप चुनाव प्रचार करें, आपके मन में एक भय है, आप मीडिया की सुर्खियों में आना चाहते हैं, इसलिए आप महामारी को भी नजरअंदाज कर रहे हैं कि कितनी बड़ी भूल है। महामारी ने कितने लोगों की जान ले ली, और चुनाव आयोग ने जब कह दिया कि ये नियम से चलना है तो चलना चाहिए।
और महामारी कोई राजनीतिक स्टंट लेने का सवाल नहीं होता। महामारी लोगों की जान से संबंधित होती है। क्या आप जान लेकर चुनाव का प्रचार करना चाहते हैं? क्या लोगों को बीमार करके प्रचार करना चाहते हैं? और उसके ऊपर से भारतीय जनता पार्टी पर तंज कस रहे हैं। पूरा भारत देश जानता है कि जब चुनाव की घोषणा हो जाती है तो सारी कमान चुनाव आयोग के पास होती है। तो ये कांग्रेस का दिवालियापन है कि चुनाव आयोग अगर कार्रवाई कर रहा है तो वो भाजपा को बदनाम करने में लगे हैं, और इसलिए इसे देश की जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस के पास कोई तथ्य नहीं है। ये तथ्य को छुपाकर और मीडिया में हाईलाइट होने के लिए ये सारी चीजों की कवायद है। राजन जी, मुझे लगता है बहुत सारे बातें केदार जी ने कही, आपने बड़े ध्यान से सुनी है, मुझे लगता है आप इसका जवाब दें। ऐसा है ज्योति जी, केदार जी का काम कहना है और ठीक है। सबसे पहली बात तो यह है कि भूपेश बघेल जी के ऊपर नोएडा में जो आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की गई है, उसकी हम जितनी भी भर्त्सना करें वो कम है। सबसे पहली बात तो ये है कि आचार संहिता का किसी प्रकार से कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। दरअसल ये बहुत हास्यास्पद बात है, ये पूर्वाग्रह से प्रेरित बात है, ये भारतीय जनता पार्टी के भयाक्रांत होने का द्योतक भी है ये, और निश्चित रूप से पूर्वाग्रह से ग्रसित तो है ही है भारतीय जनता पार्टी। जहां तक कानून की बात है, अभी केदार जी ने कानून की बात कहे तो मैं बहुत विचारशील ढंग से इस बात को कहना चाहता हूं कि हम लोग एकेडमिक बहस करें। छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री जब भी उत्तर प्रदेश जाते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार की नींद उड़ी हुई होती है। भूपेश बघेल जी ने एक बात कही है कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष रहना चाहिए, और उल्लेखनीय बात यह है कि जिस मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पूरी तरह से जबरदस्त संवेदनशील है, हम सब जानते हैं, अनेकों हजारों सैकड़ों उदाहरण इस बात के साक्षी हैं कि वो कितने संवेदनशील हैं, मगर कानून का राज स्थापित हो उसको लेकर के वो कठोर निर्णय करने से भी नहीं हिचकते। इसलिए बड़े बड़े अधिकारी जो अपने आप को कानून से ऊपर समझते थे, आज उनकी क्या हालत है हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। हमने वो भी देखा है कि जब रावण की तरह साधु का वेश धारण करके किस तरह से मर्यादा का हरण करने का कोई प्रयास किया तो उस पर भी कार्रवाई की गई। तो जो आदमी कानून का इतना सम्मान करता है, जो कानून के प्रति समर्पित है, कानून इस प्रदेश में लगे उसको ले करके वो मनसा वाचा कर्मणा समर्पित रहते हैं, पूरी तरह से प्रयासरत रहते हैं, वो कानून का उल्लंघन कैसे करेंगे, आचार संहिता का उल्लंघन कैसे करेंगे? उन्होंने जो बात कही है ज्योति जी, वो समझने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये बात हम जानते हैं, केदार भी जानते हैं इस बात को, कि उनको Z+ सिक्योरिटी हासिल है, क्योंकि बड़े बड़े नेता यहां किस तरह से खेत रहे हैं, नृशंस हत्या के शिकार हुए हैं नक्सली गतिविधियों के कारण। तो छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री जो होता है उसको विशेष सुरक्षा प्राप्त होती है बाकी दूसरे प्रदेश की तुलना में। तो उनके साथ 1500 से 20 तो उनके सिक्योरिटी ऑफिसर चलते हैं, और जब प्रदेश का मुख्यमंत्री जब दूसरे प्रदेश में जाता है तो स्थानीय पुलिस, उस राज्य की पुलिस भी उनकी सुरक्षा में रहती है। और भूपेश बघेल जी का व्यक्तित्व जो है, यह हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ की परिधि के बाहर भी उन्होंने ऐसे विचारणीय प्रश्न हवा में उछाले, और जिस तरह का उनका एक विचारशील व्यक्तित्व के रूप में उनकी पहचान पूरे भारत में हुई है। तो नोएडा तो गढ़ है पत्रकारों का, क्योंकि सारे पत्रकार भारत के उनके कार्यालय सेक्टर 16 में है, मुझको कई बार जाने का मौका मिला है। तो पत्रकारों का हुजूम भूपेश बघेल जी को सुनने के लिए, मिलने के लिए वहां बड़ी संख्या में तो पत्रकार भाई। तो तिवारी जी, आपका ये कहना है कि Z+ सिक्योरिटी हटा सकते आपकी। बिल्कुल राजन जी, आपका कहना है कि Z+ सिक्योरिटी स्थानीय पुलिस और पत्रकार, इसके अलावा और कोई नहीं था। केदार जी, क्या ये नहीं पता है यूपी में कि सीएम के साथ में जो सिक्योरिटी गार्ड नहीं, और फिर कह रहा हूं ना,
बोले बोले राजेंद्र जी, नहीं, मेरी बात ज्योति पूरी हो जी, जाने दीजिए ना। बोले बोले बोले। तिवारी जी, मैं ये कह रहा था जी। कि अब उसके कितना देर बोलेंगे कि जब वो सड़क पे निकले 4 आदमियों को निकलना चाहिए, 4 आदमी रहने चाहिए। तो होता यह है कि जब वो निकल रहे हैं तो छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री आजकल कुछ निश्चित रूप से लोकप्रिय है और उत्तर प्रदेश में भारी लोकप्रिय है। जिस तरह का उन्होंने वहां का प्रभार संभाला है, मैं उसकी व्याख्या आपके दूसरे प्रश्न के साथ में करूंगा कि जिस तरह से उनको लोकप्रियता हासिल है तो उनको देखने के लिए, सुनने के लिए लोग आना चाहते हैं। अब सुना तो सकते नहीं है क्योंकि उस पर प्रतिबंध लगा है, देखने के लिए जरूर लोग आ जाते हैं। तो वो कहा है ना, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। अब उसमें भूपेश बघेल जी क्या कहें? चलिए, आपने सारी बातें तर्क के साथ में स्पष्ट कर दी हैं। केदार जी, अब आप जवाब दीजिए। एक तो सिक्योरिटी गार्ड, स्थानीय पुलिस, उनके प्रशंसक, इसके लिए भूपेश बघेल कहां से जिम्मेदार हो गए? सिक्योरिटी लेके जाना उनकी मजबूरी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मेरे पास सिर्फ 4 लोग थे। राजेंद्र भैया को तो मैं समझता हूं कि हिंदी और संस्कृत का अध्यापक होना चाहिए और क्लास में जाके पढ़ाना चाहिए। और जब टीवी डिबेट में उन्होंने खुद कहा कि एकेडमिक बहस होनी चाहिए, तो एकेडमिक बहस उनको करनी चाहिए। ये स्कूलों में पढ़ाएंगे ये सब चीजें तो बच्चे बहुत ज्ञानवर्धक हो जाएंगे। टीवी डिबेट है, इसमें जो पॉलिटिकल बातें हैं, क्या चुनाव आयोग ये नहीं जानता कि Z+ सिक्योरिटी में आदमी लगते हैं, सिक्योरिटी गार्ड लगते हैं? क्या चुनाव आयोग यह नहीं जानता कि पुलिस की वहां आवश्यकता होती है? क्या वो कानून को चुनाव आयोग के समझ नहीं है? क्या वो सुरक्षा को जानते नहीं है? अरे कैसी बात कर रहे हैं, क्या हो गया है कांग्रेसियों को? मेरे तो समझ के बाहर है। अरे उनके साथ 50, 60, 70 लोग घूम रहे थे और क्या महामारी को बुलावा देंगे? प्रशंसा का मतलब मार डालो, प्रशंसा का मतलब कोविड का शिकार कर दो, प्रशंसा का मतलब संविधान की उल्लंघन कर दो, प्रशंसा का मतलब चुनाव आयोग जो कह रहा है उसको हंसी ठट्टा बना दो। क्या कैसे होगा चुनाव? कैसे लोग मानेंगे चुनाव आयोग की बात? और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि उनके प्रशंसक, तो क्या यूपी में लोकसभा चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं गए थे? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के विरोध में एक शब्द नहीं कहना चाहता क्योंकि वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मेरे भी मुख्यमंत्री है। मैं भाजपा का हूं तो क्या हुआ, पर सम्मान देना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अच्छे से जानता है। क्या लोकसभा चुनाव में नहीं गए थे भूपेश बघेल जी? क्या हाल हुआ था यूपी में आपका बताइए? क्या बिहार चुनाव में नहीं गए थे? क्या आसाम चुनाव में नहीं गए थे? और मैं फिर से कहूंगा, महामारी तो महामारी है। अरे भाई जीवन की रक्षा कीजिए। ये तो छत्तीसगढ़ है, जब पहली लहर में आप जिहादियों को रोक नहीं पाए थे और अब दूसरी लहर में आप देखें तो आपने रोड सेफ्टी का क्रिकेट मैच करा दिया जो पूरे भारत में नहीं कराया किसी प्रदेश ने, आपने करा दिया। और तीसरी लहर में आप उत्तर प्रदेश में जाकर बैठे हैं, यहां पर कोई देखरेख करने वाला नहीं है। और मुझे तो अच्छे से याद है, ये सरकार ने बार बार घोषणा की थी कि सारे इंतजाम कलेक्टर देखेंगे, तब इनका मंत्रिमंडल कहां गया था, तब इनके जो इनकी कार्यशैली है कहां गई थी, सारे कलेक्टर देखेंगे, सब इंतजाम कर। क्या है आखिर ये सरकार आखिर चाहती क्या है? यहां तो पूरा भट्टा बिठाल दिया है, अब दूसरे प्रदेशों में जाकर वही हाल है। क्या कर लिया आसाम में, क्या कर लिया बिहार में, क्या कर लिया लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जाकर, और कहते हैं उत्तर प्रदेश में बड़े प्रशंसक हैं। तो हमारे मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, ऐसी कोई बात भी अगर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के खिलाफ किसी प्रदेश में होती है तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का सर शर्म से झुक जाता है। सम्मान करना चाहिए। आप माननीय मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के, आपको कानून का सम्मान करना चाहिए, संविधान का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। लेकिन केदार जी, बात है कि प्रशंसक है तो महामारी का उल्लंघन करना चाहिए। ये भी कहा केदार जी, ये भी कहा कि ठीक है उन पर अगर कार्रवाई हुई थी जबकि उन्होंने उल्लंघन नहीं किया था, तो फिर अमरोहा में जो बीजेपी की जो हुई थी रैली, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? नियम कायदे कानून तो चुनाव आयोग के सभी के लिए एक जैसे होते हैं ना। सवाल तो मुद्दा ये भी है, ये तो पक्षपात वाली बात हुई। देखिए उन्होंने क्या कहा कि मैंने उल्लंघन नहीं किया है जी, ये उल्लंघन नहीं किया। उन्होंने कहा ये वो लिख कर दे, ये वीडियो जो दिखा रहे हैं जिसमें 100 से ज्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या वीडियो फर्जी है? ये जो वीडियो दिखाया जा रहा है ये फर्जी है क्या? जो समाचार आ रहे हैं, जो फोटोग्राफ्स हुई है वो फर्जी है क्या? आखिर किस बात पर हम खड़े होकर चर्चा करें, मुझे तो ये बताइए। ये तो कुछ भी कहेंगे, इनका काम है बचने का। राजन जी, अगर अमरोही की ये बात करते हैं तो लिखित में शिकायत करें, उसके फोटोग्राफ्स उपलब्ध कराएं, उसके वीडियो दें। आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, तो ये जवाब देंगे नहीं। ताल ठोक कर बात करिए। वहां पर योगी जी है और योगी जी मुझसे पूछा है क्या ज्योति जी?
तिवारी जी, आपने मुझसे पूछा है क्या? नहीं, अब मैं आपसे प्रतिक्रिया लेना चाह रही हूँ क्योंकि केदार जी ने जितनी बातें कही उसका जवाब आप देंगे। आपने हाथ उठाया। हाँ, सबसे पहली बात तो ये है कि इन्होंने बहुत सारी बातें कही है। इन्होंने अभी आचार संहिता की बात कही है, तो आपने तो जो सवाल उठाया केवल अमरोहा की बात नहीं है। मैं 8 जगह की क्लिप आपको दिखाऊंगा जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, वरिष्ठ नेताओं ने, उनके मंत्रियों ने आचार संहिता की धज्जी उड़ाने का काम किया है। मगर चुनाव आयोग को वो नहीं दिखाई देता क्या? उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। केवल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पर एफआईआर दर्ज कराना या उन पर कार्रवाई करना, यह इस बात का द्योतक है कि उनको दुर्भावना की दृष्टि से देखा जा रहा है। और यह कोई नई बात नहीं है। चुनाव के पहले भी जब उत्तर प्रदेश में चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी, उस समय हालत यह थी कि मुख्यमंत्री के विमान को उड़ना नहीं दिया जा रहा था। फूलपुर में उनके हेलीकॉप्टर को लैंड करने नहीं दिया गया। हालत यह थी कि विमानतल के बाहर उनको नहीं जाने दिया जा रहा था क्योंकि वो लखीमपुर खीरी जाना चाहते थे। और दूसरी बार जब वो लखीमपुर खीरी गए, बड़ी मुश्किल से उनको परमिशन दिया और ये शर्त लगाया कि आप किसानों के समर्थन में कोई बात नहीं करेंगे, किसानों की बात नहीं करेंगे, आप टेनी की बात नहीं करेंगे जिसने 5 लोगों को कुचल करके मार डाला, उनकी बात नहीं करेंगे। किसान मुख्यमंत्री किसानों की बात न करे ज्योति जी, ये कैसे संभव है? आप उनको प्रतिबंधित कर रहे हैं। उस समय तो कोई आचार संहिता की बात नहीं थी, चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई थी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी अपने नाक का छेद नहीं देखती है, दूसरे की ढिंडोरी देखती है। इन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भट्टा बैठाला, ऐसा भट्टा बैठाला है कि 14 के 14 नगर निगम का चुनाव कांग्रेस की झोली में डालती है छत्तीसगढ़ की जनता, सारे उपचुनाव कांग्रेस की झोली में डालती है। और अभी तो ओमिक्रॉन, चलिए मुद्दा यही है तिवारी जी, जैसा कि आपकी बातचीत से है कि जानबूझकर भेदभाव पूर्ण या दुर्भाग्यवश या दुर्भावनापूर्ण ये व्यवहार किया जाता है छत्तीसगढ़ के सीएम के साथ में। केदार जी, आप कुछ कह रहे थे। देखिए ज्योति जी, बहुत स्पष्ट है। आदरणीय या कहूं पूजनीय राजेंद्र तिवारी जी छत्तीसगढ़ के बड़े नेताओं में से एक हैं, वरिष्ठ नेता हैं, पर कांग्रेसी हैं। इसलिए उनकी अपनी मजबूरी है कि सरकार के बारे में भले उन्हें झूठ बोलना पड़े, पर वो झूठ बोलते हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं कि सिलगेर में, जो बस्तर में है, जहां आदिवासियों की हत्या हुई, वहां पर अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल मिलने जाता है तो उसको बस्तर में आप रोक देते हैं। ऐसा क्या लेके जा रहे थे भाई? 5 लोग जा रहे थे, मिलने जा रहे थे, आप सिलगेर जाने नहीं दिए। और अभी आपकी सरकार जहां रहती है, कांग्रेस की सरकार, पंजाब में देखिए, वहां पर आपके मुख्यमंत्री वहां शामिल नहीं होते। प्रधानमंत्री जी आ रहे, उनकी अगवानी के लिए नहीं रहते। वहां के डीजीपी सिक्योरिटी में नहीं रहते, वहां के चीफ सेक्रेटरी सिक्योरिटी। आखिर करते क्या है आप लोग? क्या आप संविधान का उल्लंघन करना क्या कांग्रेस के स्वभाव में आ गया है क्या? और जब यहां की सिलगेर की बात आदरणीय राजेंद्र भैया को याद नहीं है, अरे कहां से याद रहेगी? कांग्रेसी जो है और उनकी सरकार है तो उनको बचाव करना उनका काम है। और निश्चित रूप से ये कांग्रेस का दिवालियापन है। मैं फिर से कहूंगा कि जहां चुनाव आयोग है, जहां वो चुनाव आयोग के नियंत्रण में सरकार है, पूरा प्रशासन चुनाव आयोग के नियंत्रण में है, वहां पर ये अगर भाजपा के ऊपर आरोप लगाते हैं, मतलब इन्हें और कुछ, चलिए आरोप प्रत्यारोप तो ये चलेगा ही, आरोप प्रत्यारोप चलेगा। केदार जी, एक सवाल मैं भी आपसे पूछूं, ठीक है? एक सवाल, पंजाब में आप क्यों नहीं रोक पाए? मुझे क्यों? इसका जवाब तो राजन जी देंगे। एक सवाल मैं आपसे पूछ लूं, जब कोरोना को ध्यान में रखते हुए, गाइडलाइन का पालन करते हुए डोर टू डोर कैंपेनिंग की परमिशन चुनाव आयोग ने दी थी, तो कुछ तो क्राइटेरिया उसने डिसाइड किया होगा ना कि कैसे करना है। सीएम ने यही कहा कि कैसे करना है, कितने तरीके से करना है, एक बार बता देते कि 5 लोग साथ में होंगे। अरे लिखित है ना ज्योति जी। ये तो नेताओं का हथकंडा है कि बता देते तो चुनाव आयोग क्या बिना लिखा पढ़ी के कोई आदेश जारी करता है क्या? ये इतने वरिष्ठ नेता हैं, इन लोगों को पता नहीं क्या कि नियम कैसे जारी होते हैं? नियम लिखित में जारी होते हैं।
जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं वो लिखित में जारी होते हैं और इन्होंने सब अच्छे से पढ़ा है। चलिए अब इसका जवाब मैं ले लेती हूँ राजेंद्र जी से, क्योंकि ये मुद्दा उठाया था सीएम बात को कहना चाहता हूँ मैं। एक मिनट जी ज्योति जी, समय कम है मेरे पास। केदार जी मुझे एक मिनट और दी, सिर्फ आधा मिनट दीजिए। जी बोले। आधा मिनट दीजिए। मैं कहता हूं जो सरकार छत्तीसगढ़ प्रदेश की अर्नब के ऊपर 100 एफआईआर करती है, टूल किट मामले में माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के ऊपर एफआईआर करती है और हाईकोर्ट के निर्देश आता है कि ये आपने एफआईआर गलत की है, वो है सच्ची एफआईआर जो यूपी में हुई है। ये फर्जीवाड़े एफआईआर लिखवाने वाले लोग, शासन प्रशासन का दुरुपयोग करती है ये कांग्रेस की सरकार, और हाईकोर्ट ने फटकार लगाई कि आपने ये एफआईआर गलत ढंग से किया, वो एफआईआर कैंसिल हुई। प्रतिक्रिया ले लूं। शर्मनाक बात है, मुझे तो भी अचानक ये विषय का जिक्र। मैंने वक्त दे दिया आपको आधा मिनट। केदार जी मैं जवाब लेना चाहूंगी राजेंद्र जी से। नहीं ज्योति जी, नहीं आपको ज्योति जी ये तो पूछना चाहिए उनसे कि आज का विषय क्या है। सिलगेर की बात कर रहे हैं जिस पर हम लोग 10 बार डिबेट कर चुके हैं। ये प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को लेकर के बात कर रहे हैं। एफआईआर पर भी मैंने सवाल पूछा था राजेंद्र जी, दो बार इस तरह की डिबेट में। वहां पर नहीं वहां पर प्रधानमंत्री जी की यात्रा इसलिए गड़बड़ हुई क्योंकि वहां थे ही नहीं। वहां किसान उनको सुनना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते। ये ईमानदारी की बात है। हमारे प्रधानमंत्री बड़े आदरणीय हैं। ये दूसरी बात है कि वो गंगा स्नान करने के लिए, मैं अपनी बात केवल सारे वीडियो आ गए राजेंद्र भैया, आज का हजारों की संख्या में बस वो आपकी प्रधानमंत्री जी का जिक्र किया होता है और प्रधानमंत्री जी, केदार अब बोलने दो भाई मुझको। मुझे दुख होता है कि प्रधानमंत्री जी को सुनने हजारों लाखों लोगों की भीड़ आ रही थी, 6.5 करोड़ वहां आपके कार्यकर्ताओं ने और 56 कैमरे उनको कवर करते हैं, तो उसके बारे में चर्चा नहीं होती। ज्योति जी मेरी बात सुन लीजिए थोड़ा सा जी। अभी इन्होंने जो बात कही, इस साल तो ओमिक्रॉन है ना, पिछले साल तो डेल्टा था। प्रधानमंत्री जी की सभा बंगाल में कैसी होती थी, किस तरह की सभा में भीड़ होती थी। अभी माघ में जिस तरह से कोरोना नियमों का उल्लंघन करते हुए लाखों की भीड़ ने स्नान किया है, उसको देखने का, उसको ठीक करने का कोई काम नहीं किया। असली मुद्दे की बात जो है, जो आपने कहा ना, वो मुद्दे की बात है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमको डेमो देके बता दे भाई जी कि क्या करना चाहिए। निर्वाचन आयोग को ये ऐसा डेमो कि ऐसा करना है, ऐसा करके बता दे। अगर वो और फिर उसका पालन, क्या आप ये स्वीकार कर रहे हैं के लिए कि जैसे हमारे यहाँ आबकारी मंत्री हैं, लिखना पढ़ना नहीं जानते, ऐसे क्या पूरा कांग्रेस के लोग हैं? क्या मैं क्षमापूर्वक कहूंगा कि क्या लिखा हुआ समझ में नहीं आता? अरे चुनाव आयोग ने लिख कर दिया, वो समझ नहीं आता, डेमो ही देखना आपको। अरे अगर उल्लंघन होता है, क्या बात कर रहे हैं आप? मेरे समझ के बाहर है। दर्शक सुन रहे होंगे तो क्या सोचेंगे? एक तो ज्योति जी मैंने पहले कहा ना, सोचेंगे या तो एकेडमिक केदार जी मैंने आपको वक्त दिया था। क्या लिखा पढ़ी? अगर आप राजेंद्र जी केदार जी का ये कहना था कि भाई चुनाव आयोग ने सारी गाइडलाइन तो लिख कर दे दी, सारे पढ़े लिखे नेता है, ये सवाल उठा रहे हैं। क्या जरूरी है कि डेमो लेके दिखाएं? तो नहीं, तो उसी के अनुरूप तो आचरण कर रहे थे और उसके बाद में ये स्थिति हो रही है। तो उन्होंने कहा प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप हमको बताओ कि इसके अलावा क्या कर सकते हैं। यही तो डेमो है और यही तो हम उसका पालन कर रहे हैं। लोग घर से निकल करके उनको देखने के लिए आ रहे हैं, फर्जी तो है क्या? उनकी क्या गलती है? उनके साथ सुरक्षा अधिकारी चल रहे हैं, उनकी क्या गलती है? पत्रकार उनके साथ चल रहे हैं, उसमें उनकी क्या गलती है? आप उत्तर प्रदेश मुझको ये बताइए ना। तो चुनाव यही बात तो कही है मुख्यमंत्री जी ने। और दूसरा सवाल उन्होंने ये उठाया है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के लोग जो नियमों की धज्जी उड़ा रहे हैं, उनके प्रति आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? चलिए, तो ये क्या कार्रवाई हो रही है, यही एक मुद्दा है राजन जी और केदार जी। यही मुद्दा है। अगर बीजेपी शासित राज्य में जाकर कांग्रेस प्रचार करती है तो वहां कुछ रवैया और होता है, उसको लेकर फिर प्रतिक्रिया कुछ और होती है और चुनाव आयोग पर सवाल उठता है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला खत्म नहीं हो सकता केदार जी, समय मेरे पास खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही बातचीत करने के लिए। नमस्कार।